आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में आई फिल्म जिसका नाम है ट्रैक। ये मूवी एडवेंचर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में रोबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से एलिस स्प्रिंग आई होती है। उसका साथ उसका पेट डॉग भी होता है। वो बताती हुई यहाँ एक सफ़र को तय करने वाली है। ये सफ़र है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का जो एलिस स्प्रिंग से लेकर इंडियन ओशन तक जाता है, जिसका डिस्टेंस 3218 किलोमीटर है। अब वो कुछ दिन होटल में रहती है और कुछ दिन बाद कैमल फार्म में जाती है और वहाँ से 2 कैमल मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रोबिन का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उसे एक ऑफर देते हैं, अगर वो उनके लिए 8 महीने फ्री में काम करे तो वो उन्हें 2 कैमल दे सकते हैं और उसे पालने के लिए ट्रेनिंग भी देगा। अब रोबिन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो उसे ऑफर अच्छा लगा था। आखिर में वो आदमी पूछता है कि वो उनका क्या करेगी। रोबिन उसे बताती है पैदल ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट पार करना चाहती है। उसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर सकती है। और रोबिन से कहता है कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, ये सफ़र बहुत खतरनाक भी हो सकता है। वो बताती है कि उसके डैड ने काला हारे को 1935 में पार किया था और तब से उसका ख्वाब है वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडियन ओशन तक पैदल सफ़र करेगी। अब उनका सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है। क्योंकि मैं लीडर लड़की हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अब वो फार्म में अपना टैग लगाती है। वो आदमी उन्हें सभी कैमल से मिलवाता है और अगले दिन वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अब वो आदमी हर सिचुएशन में उसे कैमल को कंट्रोल करने के लिए बोलता है और रोबिन बहुत जल्द सीख जाती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं ऊँटों की राइड लेने के लिए, जिसका सारा काम रोबिन को ही करना था। ऐसे काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वो आदमी उसे कहता है अपने जूते उतार कर रखे ताकि उसके पाँव रेगिस्तान में चलने के लिए तैयार हो सके, ताकि वो इतने लंबे सफ़र को आसानी से तय कर पाए। तो पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं। अब रोबिन उसके पास जाती है और उससे बात करती है, लेकिन वो आदमी उसे धोखा दे देता है, उसे वहाँ से भगा देता है। वो साइकिल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। आगे जाकर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है और अपने डॉग के साथ वहीं रुकती है। तभी से थोड़ी दूर पर एक और फार्म दिखाई देता है जिसका मालिक स्लाई नाम का होता है। वो उसे कहता है कि 2000 मील का सफ़र वो अकेले कैसे तय करेगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, पर वो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब वो आदमी उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे एक ही ऊँट दे सकता है अगर उसके फार्म में 1 महीना काम करे। अब वो उसकी बात भी मान जाती है और उसके साथ काम करने लगती है। स्लाई उसे अपने ऊँटों के साथ घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ रोबिन को बहुत अच्छा लगता है। अब वो 1 महीना भी खत्म हो गया था और सिलाई रोबिन को आखिरकार एक ऊँट दे देता है जैसा उसने वादा किया था। लेकिन उसके पास बस एक ही ऊँट था जो उसके लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन उसे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब रोबिन को उसके कुछ दोस्त मिलने आते हैं जिसको देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पूरे 1 साल बाद वो किसी अपने से मिली थी, जिनमें एक विक नाम का आदमी होता है। वो नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर होता है। अब वो रोबिन से कहते हैं कि तुम इस सफ़र के बारे में मैगजीन में शामिल करवा सकती हो, जिससे सारी दुनिया को तुम्हारे इस सफ़र के बारे में पता लग जाएगा और तुम फेमस भी हो सकती हो। तभी रोबिन की एक दोस्त बताती है कि तुम्हें इतना लंबा सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक डेस्टिनेशन का भी सफ़र कर सकती हो। लेकिन रोबिन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो सफ़र अपने ही डैड के लिए कर रही थी। अब उसके दोस्त काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन रोबिन को यहाँ लगता है कि उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए उनकी बातें उसे अच्छी नहीं लगती। वो बाहर जाकर अपने ऊँटों से बातें करने लगती है। तब उसके दोस्त जाने लगते हैं और एक इसकी एक फ़ोटो ले लेता है और वहीं पर रख देता है। अब जब रोबिन उस फोटो को देखती है तो उसके पीछे एक नोट मिलता है जहाँ लिखा होता है अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो वाशिंगटन DC रब्ता करना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब उनके जाने के बाद सिलाई वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि वो जिस ऊँट को लेकर आई थी वो प्रेग्नेंट है। अब उसे कहती है कि आगे का सफ़र इस ऊँट के बच्चा होने के बाद ही करेगी। और रोबिन उस फार्म पे जाती है जहाँ वो पहले काम करती थी। वहाँ आकर देखती है कि इस फार्म का मालिक बदल गया था। पहले वाले आदमी ने इसको अपना फार्म बेच दिया था और यहाँ पर कहती है कि पहले वाले मालिक ने उसे 2 ऊँट देने का वादा किया था, लेकिन मुझे उसने वो ऊँट नहीं दिए। अब तुम मुझे वो दे दो। नया मालिक भी उसे ऊँट देने से मना कर देता है। कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ वादा किया था तुम्हें वही ऊँट दे सकता है। लेकिन तभी एक ऊँट उस आदमी से नहीं संभलता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन रोबिन उन्हें संभाल लेती है और वो आदमी उससे खुश हो जाता है। अब इसी खुशी में उसे 2 ऊँट भी दे देता है। अब रोबिन बहुत खुश हो जाती है और वो रिक को लेटर लिखती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी एक कंपनी मेरे इस ट्रिप को स्पॉन्सर करे, जिससे मेरी हेल्प हो जाएगी। वो उस लेटर को रिक के बताए हुए एड्रेस पे ट्रांसफ़र करती है। अब उसके ऊँट ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया था। अब कुछ और दिन गुजर जाते हैं
अब एक दिन स्लाई वाशिंगटन से एक लेटर लेकर आता है। उस पर लिखा था वो उसकी ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है। रॉबिन अब बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी एक शर्त ये थी कि रिक भी उसके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए साथ जाएगा। लेकिन रॉबिन को अकेले ये सफ़र तय करना था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने अंदर के इंसान को मिल सकते हैं। तभी उसकी बहन और रिक ट्रिप का सामान लेकर आते हैं और स्लाई उसे बंदूक देकर कहता है, अगर कोई जंगली ऊँट तुम्हारे सामने आए तो तुम इसे उसे मार देना। अब फाइनली रॉबिन अपने ट्रिप के लिए निकलती है। साहब ने उसकी बहुत मदद की थी। अब वो कैमल और अपने डॉग के साथ रेगिस्तान में सफ़र पर निकलती है और रिक मैगजीन के लिए उसकी फ़ोटो लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अगले डेस्टिनेशन पर मिलूंगा। अब उसका सफ़र शुरू होता है और उसे इतनी गर्मी में अकेले ही रेगिस्तान का सफ़र करना था। अब 29 दिन भी हो चुके होते हैं, पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर दाग धरियाँ आ गई थी। जब वो नेशनल पार्क पर पहुंची तो उसके गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि वहाँ जानवरों को लेकर जाना मना था। तो वो बाहर ही अपना कैंप लगाती है और तभी वहाँ पर रिक भी आ जाता है और रॉबिन की फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फ़ोटो ठीक से नहीं आती। तो अगले सुबह फिर से वहाँ आता है और तभी वहाँ एक रेतला तूफान आ जाता है और रॉबिन का सारा सामान वहाँ पर खो जाता है। लेकिन रिक उसकी मदद नहीं करता, बस वो फ़ोटो लेता जा रहा होता है, जिससे रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अब रिक अपनी गलती मानकर उसे माफ़ी मांगता है। अब उसे कहता है वो उसे तास्मानिया गांव में मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक लोगों का गांव है, और बीच बीच में उसकी मदद के लिए भी जाता था ताकि उसका हौसला ना टूटे। अब रॉबिन फिर से अपने सफ़र के लिए इस गर्मी में निकलती है, लेकिन उनके लिए ये सब आम बात थी। अब उसे 61 डेज हो चुका होता है। जब वो अगली सुबह उठती है देखती है तो उसका ऊँट और कुत्ता दोनों गायब होते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर वो उसे मिल जाते हैं और वो उन्हें बहुत डांटती है और बाद में गले लगा लेती है और कहती है कहीं मुझे तुम ऐसे छोड़कर मत जाना। अब उस गांव में आ जाते हैं जिसके बारे में रिक ने उसे बताया था। ये गांव बहुत ट्रेडिशनल गांव होता है और रिक यहाँ अपने बॉस के साथ होता है और अगली सुबह वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन रॉबिन यहाँ कुछ देर के लिए रुकना चाहती थी और उनके बारे में जानना चाहती थी। वो यहाँ पर उनके ट्रेडिशनल सॉन्ग पर नाचती भी है और अगली सुबह वहाँ से चली जाती है। जब वो खाना खा रही थी तो जंगली ऊँट उसके पास आते हैं, जिससे देखकर उसका डॉग डर कर भौंकने लगता है। अब वो भागकर बंदूक उठाती है और तीनों ऊँटों को गोली मारती है, जैसा कि उसे सलाई ने कहा था। अब हम देखते हैं रॉबिन आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे सूखी नदी दिखाई देती है और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और अपने ऊँटों को पानी पिलाने के बाद खुद भी फ्रेश हो जाती है। और उसे कुछ वहाँ पर तास्मानिया लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो उनसे बात करती है तो उनमें से एक आदमी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो उसे बताती है कि वेस्टर्न ओशन की ओर जा रही है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि अकेली लड़की इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकती है। तो अपने ग्रुप में से एडी नाम के एक बंदे को उसके साथ भेजता है, क्योंकि उसे रास्तों के बारे में अच्छी तरह से पता था, तो उसे छोटे रास्ते से भी ले जा सकता है। अब 84 डेज हो जाते हैं। रॉबिन और एडी आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, साथ में बात भी करते जा रहे थे, क्योंकि एडी की भी थोड़ी इंग्लिश आती थी। तब वो उसे बताता है वो जिस सोसाइटी से आता है वो बहुत इज्जतदार है। तो एडी से साथ चलने के लिए बोलती है, तो वो उसे मना कर देता है। तो कहता है कि मेरे जूते फट गए हैं। तो रॉबिन उसे उस ट्रैवलर के जूते देती है और आगे चलने के लिए कहती है और मान जाता है। अब रॉबिन बंदूक अपनी एडी को देती है, क्योंकि उसे बंदूक चलाना काफ़ी अच्छा लगता है। अब उन्हें कुछ वहाँ लोग मिलते हैं जो रॉबिन की फ़ोटो लेना चाहते थे, लेकिन वो उसे इग्नोर करते वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन अब दुनिया मशहूर होती जा रही थी। अब उसे एडी के साथ भी अच्छा लगने लगा था और उसे कुछ पत्ते खिलाता है जो कि न्यूट्रिशन का काम करते थे। अब कुछ दिनों बाद रिक फिर से उन्हें मिलता है। अब रॉबिन के साथ फ़ोटो लेता है। अब उसे एक बंदूक देता है जो उसने एडी के लिए एक गिफ्ट मंगवाया था, जिसे देखकर एडी बहुत खुश होता है। अब रॉबिन की हालत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। तो रिक उससे पूछता है क्या वो आगे का सफ़र करना चाहती है, तो फिर हाँ में सिर हिलाती है। अब रिक रॉबिन से प्यार करने लगा था। वो कहता है उसके लिए पानी रख देता है। एडी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाता है। रॉबिन का सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा था। अब उसे 180 दिन हो चुके थे। उसके पूरे जिस्म पे छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती और उसे वहाँ एक बूढ़े कपल का घर दिखाई देता है और वो उसे अंदर बुलाते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देते भी हैं और आराम करने को कहते हैं। वो कुछ दिन वहीं पर रहती है। अब जाने का टाइम भी हो जाता है और वो उसे एक मैप देते हैं जिससे उसे मदद मिलेगी और उसे कुछ कपड़े भी देते हैं और अपनी रात उसी रेगिस्तान में गुजारती है। और उससे अपने डैड का विजन आता है जो उसे आगे का रास्ता दिखाते हैं और उसको हिम्मत देते हैं और उसे एक मरा हुआ जानवर दिखता है। वो उसे खाने का सोचती है। अब उसे एडी की बात याद आ जाती है कि ऐसे मरे हुए जानवर को खाने से इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो उसे नहीं खाती।
लेकिन उसका डॉग उसे खा लेता है और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब वो तड़पने लगता है और उसे मजबूरी में गोली मारनी पड़ती है। उसके बाद वो बहुत रोती है क्योंकि वो उसके डैड की आखिरी निशानी थी। अब वो खुद को संभाल रही होती है कि तभी वहाँ तूफान आ जाता है और उसे बचने के लिए वहीं लेट जाती है। तभी उसके गले के पास एक सांप गुजरता है और उसे पता भी नहीं चलता और उसे यहाँ पर 185 डेज हो चुके थे। अब उसका जिस्म कमज़ोर पड़ गया था। उसकी दिमागी हालत भी कोई ठीक नहीं थी। इतने दिनों से उसने किसी से बात भी नहीं की थी। तभी उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जो न्यूज़ चैनल वालों की थी, जो रॉबिन का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। वो उन्हें देखकर घबरा जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब रिक उसे सहारा देते हुए उसके डॉग के बारे में पूछता है तो उसे सब कुछ बता देती है और उसके साथ रोना शुरू कर देती है। रॉबिन का दिमाग अब काम करना छोड़ गया था। वो कहती है बिल्कुल अकेली हो गई है, अब उसे इस ट्रिप से कोई मतलब नहीं है। अब रिक उसे हौसला देता है लेकिन वो अपने डॉग को मिस कर रही थी, इसलिए अपना सफ़र ही ख़त्म करना चाहती थी। तो रिक उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुमने ये सफ़र अपने पापा के लिए किया था, अब तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो उसे अपना सफ़र पूरा करने के लिए कहता है। ये सब सुनकर वो अपना सफ़र आगे जारी रखने का फैसला करती है और रिक को और न्यूज़ चैनल वालों को रोकने के लिए बोलती है क्योंकि वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। तो रिक उसकी बात मान जाता है। वो अपने आगे के सफ़र के लिए चल पड़ती है। अब 195 दिन हो गए थे। वो इंडियन ओशन के पास पहुंचने वाली थी। अब ये वो रोवन नहीं होती है जिसे हमने शुरू में देखा था। अब ये बहुत बदल चुकी थी, उसमें अब बहुत हिम्मत आ चुकी थी, वो कोई भी काम कर सकती है। और फाइनली वो इंडियन ओशन के सामने थी। वो काफ़ी खुश होती है। वो भागकर ओशन के पास आ जाती है। रिक भी यही होता है। वो उसे गले लगा लेती है और अपने ऊँटों के साथ समंदर में चली जाती है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।